सत्य के साथ। नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ वायरस। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में। यहां मैं आपको उस शख्स के साथ मिलाना चाहता हूं जो आईएएस ऑफिसर है, जिन्होंने हाल ही में अपनी पूरी मेहनत के साथ यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर किया है। उनका नाम है अनुराधा पाल। आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं उन्हें कैसा फील हो रहा है। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, हाल ही में आपने यूपीएससी को हिंदी मीडियम में क्लियर किया। आप क्लियर ही नहीं किया, आपने टॉप रैंक आई है आपको हिंदी मीडियम में, वो भी नंबर 1 से। तो आप बताइए हमारी युवा पीढ़ी को कि उन्हें क्या आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। हाँ, आजकल का जो हमारा परीक्षा का पैटर्न है यूपीएससी का, निसंदेह वो हिंदी में क्लियर करना बहुत मुश्किल है। उसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि हमारी जो मटेरियल है, जो हमारा परीक्षा की तैयारी करने के लिए जितना भी हमें अध्ययन सामग्री की ज़रूरत होती है, वो अवेलेबल नहीं है मार्केट में। वो ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम के लिए ही है। दूसरी बात ये है क्योंकि जो भी हमारे हिंदी न्यूज़पेपर हैं, जो करंट अफेयर्स के लिए और अन्य सामान्य ज्ञान के लिए पढ़े जाते हैं, वो हिंदी के अखबार उतना अप टू द पॉइंट नहीं हैं जितना इंग्लिश के हैं। जैसे हम देखते हैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट, इस तरह के अखबार ज़्यादा पढ़ते हैं और उनके एडिटोरियल से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो वो अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए बच्चों को उसको ट्रांसलेट करने में, उसको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तीसरा ये है क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं हमारे जो कि ग्रेजुएशन लेवल तक आपने इंग्लिश मीडियम में ही पढ़े हैं, तो फिर उसको हिंदी में लिखना बहुत मुश्किल होता है। अगर सोशल साइंस आपने हिंदी मीडियम में पढ़ा है तो बच्चों के सामने डिफ़िकल्टी ये होती है कि सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान को फिर इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें, क्योंकि सामाजिक विज्ञान का जो विषय है वो तो वो इंग्लिश में, हिंदी में लिख लेगा इजीली, लेकिन उसके साथ साथ जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है प्लस इकोनॉमिक्स है, वो उसको हिंदी में लिखना मुश्किल होता है। तो ये हिंदी मीडियम के बच्चों को लगातार प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा एक प्रॉब्लम बच्चों को ये आती है क्योंकि इंग्लिश एक कर्सिव राइटिंग है और इसमें स्पीड और आंसर मैच करना पड़ता है। हिंदी राइटिंग लिखने में आपको फ्लो टूटता है, तो वो सब चीज़ों को देखते हुए भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन अगर कोई ये सब चीज़ों को मैनेज करते हुए अगर हिंदी में अच्छे से आंसर लिखता है तो उसके चांसेस काफ़ी हैं। ऐसा नहीं है, अभी हाल ही में जब मेरे टाइम पर जब मैंने परीक्षा उत्तीर्ण करी, मेरी 62 रैंक थी। 61 बच्चे मुझसे पहले इंग्लिश मीडियम के थे, लेकिन अभी हाल ही में कुछ बच्चे और भी अच्छा हिंदी मीडियम में कर पाए हैं। तो चुनौतियाँ बहुत हैं, लेकिन उसी तरह क्योंकि अब बच्चे ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम ऑप्ट कर रहे हैं तो इसी तरह कॉम्पिटिशन थोड़ा कम हो रहा है। तो अगर बेहतर प्रदर्शन करेंगे इंग्लिश मीडियम की तरह तो निसंदेह उसमें सफल होंगे। तो चूँकि हमारा जो हिंदी बेल्ट क्षेत्र है या फिर हमारी रीजनल और भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, वो अपनी भाषा में कंफर्टेबल होते हैं, तो उनको एक एडिड एडवांटेज ही होता है। तो वो हिम्मत ना हारें, बस समय के साथ अपडेट होके चलें। तो ये मेरा, और दोनों, ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मुझे इंग्लिश पे कंट्रोल नहीं है, तो उसको इंग्लिश पर भी कंट्रोल है। मीडियम चॉइस करना उसका मतलब अपना कंफर्ट के हिसाब से है, लेकिन उसको पता दोनों होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि इंग्लिश का कोई है तो मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पाऊँ, या हिंदी का कुछ है मैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाऊँ। एटलीस्ट इतना नॉलेज सबको, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को रखनी ही चाहिए, तो उसके सक्सेस के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उत्तराखंड की सरकार ने आपके कंधों पे बागेश्वर जिले का एज अ डीएम पे पोजीशन दी है, तो आप क्या रणनीतियों के साथ आगे बढ़ेंगे? ये जनपद बागेश्वर मेरा पहला ज़िला है एज अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। तो ये किसी भी आईएएस जो भी हम एस्पिरेशन लेके चलते हैं उसमें सबसे प्राइम पोस्टिंग मानी जाती है या होती है, जो सपना हम देखते हैं कि एक दिन जिलाधिकारी बनने का। तो ये पहली जो पोस्टिंग होती है उसमें हम लोगों के पास वो हमारी भावनात्मक रूप से भी जुड़ी होती है, क्योंकि हमारे पास कई सपने होते हैं, कई नई ऊर्जा होती है जिसको हम लगातार जो हमने पहले से सपने भी देखे हैं और जो पिछली पोस्टिंग्स में हमने चैलेंजेस फेस किए हैं या जो हमारे पास आइडिया हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का एक मौका मिलता है। तो ये एक जो जिम्मेदारी मुझे सरकार ने दी है उसका मैं बहुत अच्छे से, मतलब पूरा विश्वास के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ, निष्ठा के साथ और नई ऊर्जा और जोश के साथ उसका निर्वहन करते हुए यहाँ जनता को जितना मैक्सिमम लाभ, अधिकतम से अधिकतम लाभ मेरी सेवाओं से मिल पाए वो मैं देने की पूरी कोशिश करूँगी। मेरी जो प्रायोरिटी में रहेंगे तो उसमें जो एक पहाड़ की सबसे बड़ी चैलेंजेस होती है कि बेसिक नेसेसिटी, जिसमें हमारा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक ही हॉस्पिटल है जिस पर बहुत ज़्यादा दबाव रहता है। कोशिश रहेगी कि उसमें फैसिलिटीज़
इंक्रीज़ की जाए किसी भी तरह, और उसको फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ करने के साथ साथ उसमें कुछ स्पेशलिटी सर्विसेज भी हम इंक्लूड करें, ताकि हमारा जो ट्रैवलिंग टाइम यहाँ से रेफ़र करने में हल्द्वानी बहुत ज़्यादा लगता है वो कम हो सके। दूसरा, जो रोड की कनेक्टिविटी है वो काफ़ी, यहाँ से एक सिंगल लेन रोड ही है। सरकार का धन्यवाद है कि उन्होंने 2 लेन यहाँ स्वीकृत कर लिया है, और उसको मैं फास्ट फेज़ में किस तरह से प्रोग्रेस ला पाऊँ, ये मेरा प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी वो सड़क हमारी बने, जो भारतमाला के तहत भी बन रही है और अन्य प्रोजेक्ट्स भी हैं। जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो भी सरकार के हैं उनको फास्ट फेज़ से कराना, ऐसा नहीं है कि वो 5-5 साल तक अटके रहें, उनको 1 साल में हमारा टाइम बाउंड मैनर से अगर मैं कंप्लीट कर पाऊँ तो ये बड़ी उपलब्धि रहेगी। इसके अलावा यहाँ आजीविका के जो भी साधन हैं, रोज़गार के जो भी हैं, कृषकों की आय दुगना करना है या पर्यटन के नए नए अवसर हैं, उनको तलाशने के लिए उनकी दिशा पर भी काम किया जा रहा है। तो अभी मैंने कुछ अधिकारियों की मीटिंग ली है, जिसमें आज में ही उनको ये दिशा निर्देश दिए हैं कि इस तरह से हम सारे डिपार्टमेंट्स इंटीग्रेटेड होकर, सारे अलाइड डिपार्टमेंट इंटीग्रेटेड होकर कृषकों की आय को दुगना करने के लिए दिशा में काम करें। उसके लिए एक प्लान बनाएं, और पिछले जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उनको और आगे बढ़ाते हुए, उन्हीं प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए किस तरह काम किया जाए। तीसरा, एक यहाँ बागेश्वर की यूनिक बात है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारा जो भी है सॉफ्ट स्टोन का काम है, जो कि विश्व प्रसिद्ध है हमारी यहाँ की क्वालिटी। तो उसके लिए भी यहाँ जो भी वर्कर्स काम करते हैं, वो वर्कर्स का कैसी कंडीशन है, उनकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, उनको क्या सही सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं है, उनकी देखभाल की एक जिम्मेदारी उनके लिए एक नई स्ट्रैटेजी से बनाते हुए, ताकि सरकार को भी लाभ पहुँचे, आम जनमानस को भी लाभ पहुँचे, और जो यहाँ के लोकल हैं उनको भी लाभ पहुँचे। इस पर भी मेरा प्रयास रहेगा। और चूँकि बागेश्वर एक धार्मिक नगरी है, यहाँ का यमुना, ये हमारी सरयू और गोमती का संगम है, और कहते हैं कि अदृश्य सरस्वती भी यहाँ एक कन्फ्लुएंस है, तो उस पर जो हमारा एक छोटी काशी के रूप में भी ये प्रसिद्ध है उत्तराखंड की, तो उसको हम हिंदुस्तान के पटल पर उसका जो फेमस मेला उत्तरायणी मेला होता है, यानी उसको कैसे हम एक यूनिक पहचान दिला पाएँ, उसकी दिशा में भी एक मेरा प्रयास रहेगा। मैंने जितनी जानकारी इकट्ठा की आपके बारे में, अब मुझे बता दीजिएगा सही है कि नहीं। मुझे ऐसे पता चला है कि आपको बास्केटबॉल ज़्यादा पसंद है, स्पोर्ट्स में आपकी ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, तो क्या आप बागेश्वर के यूथ को भी स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाएंगे? बिल्कुल, स्पोर्ट्स मेरा मतलब बिल्कुल हार्ट टचिंग सब्जेक्ट आपने चूज़ कर लिया। मैं बचपन से ही स्पोर्ट्स में किसी ना किसी स्पोर्ट में संलग्न रही हूँ। मैं जब स्कूल में थी तो स्कूल में मैंने कबड्डी और हैंडबॉल खेला है, और कॉलेज टाइम पे मैंने बास्केटबॉल पिक किया। लगभग जहाँ जैसी कंडीशन हुई वैसा स्पोर्ट्स पिक करना पड़ा है। आफ्टर दैट कॉलेज फिर बैडमिंटन पिक करना पड़ा, बिकॉज बास्केटबॉल एक टीम इवेंट है जिसमें बहुत सारे लोग आपको नहीं खेलने को मिल पाते। बैडमिंटन हर जगह अवेलेबल रहता है, इसलिए बैडमिंटन पिक किया है। तो मैं स्पोर्ट्स से लगातार जुड़ी रही हूँ, चाहे मेरी पिछली पोस्टिंग हुआ एज SDM, सिटी मजिस्ट्रेट या CDO। हमेशा मैंने स्पोर्ट्स में युवाओं को, बच्चों को हमेशा प्रेरणा भी दी है, और उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की भी कोशिश की है। यहाँ पर भी आते ही मैंने, अभी हम राज्य स्थापना दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस दिन मैंने बहुत सारे स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन करवाया है। और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी यहाँ पर है, वो मैंने आते ही बात करी थी डायरेक्टर स्पोर्ट्स से कि यहाँ स्टेडियम नहीं है, तो उसको हम फास्ट तरीके से किस तरह बना पाएँ, तो ये मेरी प्रायोरिटी में रहेगा। उससे एक दो फ़ायदा होता है कि जो यूथ है हमारा, अगर वो स्पोर्ट्स की तरफ रहता है तो उसकी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी, एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो वहाँ पर बर्न हो जाती है। वहाँ पर वो कई सारी चीज़ें सीखता है। स्पोर्ट्स के अलावा टीम बिल्डिंग है, डेडिकेशन है, डिसिप्लिन है। अन्यथा हम देखते हैं कि पहाड़ों का युवक हमारे कई नशे की लत में या अन्यत्र एक्टिविटी में वो हो जाते हैं। तो स्पोर्ट्स हमारा ना केवल फिजिकल स्ट्रेंथ बिल्टअप करता है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ भी बिल्टअप करता है। तो ये एक हमारा ह्यूमन एसेट बनता है, मानव संसाधन की दिशा में एक काम रहता है। तो वो मैं निसंदेह यहाँ पर भी करूँगी। आपसे अभी बात आई है नशे की, तो अभी पुष्कर सिंह धामी भी नशे को रोकने के लिए उन्होंने 2025 तक का बोला है कि उत्तराखंड नशा मुक्त हो जाएगा। तो आप क्या रणनीति लेके आप इसमें? हमारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो स्वप्न है और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कमिटमेंट है 2025 तक उत्तराखंड को, देवभूमि को नशे से मुक्ति दिलाना है, उसकी दिशा में भी हम लोग पहल कर रहे हैं। एक तो हम जितने भी यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट बिल्डिंग कोई भी हमें खाली मिलती है वो हमने सर्वे शुरू करा दिया है। तो वहाँ पर एक डी एडिक्शन सेंटर तो ज़रूर हम खोलेंगे, वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट और अन्य डॉक्टर्स की भी नियुक्ति करेंगे। उसके अलावा जो एनफोर्समेंट है जगह
जगह जगह पर वो एनफोर्समेंट भी बढ़ाएंगे, क्योंकि जहाँ एनफोर्समेंट के साथ साथ हमें रिहैबिलिटेशन पर भी ध्यान देना है। तो दोनों कार्रवाई हम पैरेलल करेंगे। उसके लिए दिशा निर्देश मैंने दिए हैं। आज भी मीटिंग और कल परसों में भी जो मीटिंग आने वाली मीटिंग है जो नारकोटिक्स को लेके है, उसमें हम स्ट्रिक्ट एक एनफोर्समेंट नीति भी अपनाएंगे। मैम, यूथ, जैसे आप भी युवा ही है अभी, तो यूथ के लिए आप क्या नए मतलब स्ट्रेटजी लेके आएगी इस बार? यूथ के लिए देखिए, यूथ में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। किसी भी सोसाइटी का, किसी भी समाज का क्या बोलते जिम्मेदारी यूथ के कंधे पर आ जाती है। और कोई हेल्दी समाज जिसे हम बोलते हैं वो युवाओं से बनता है। अगर किसी समाज का युवा अच्छा है तो वो हमारे पास एक एडवांटेज है, हमारी एक एसेट है। तो युवाओं पर काम करना बहुत बढ़िया है। युवाओं पर काम करने के लिए 2-3 चीज़ें हैं। एक तो उनका स्किल डेवलपमेंट, हमें मैपिंग करनी पड़ती है। कितने युवा हमारे पढ़ाई करके, कितने युवा हमारे बाहर के एडमिशन के लिए जा रहे हैं, कितने युवा यहीं पर हैं जिनको स्किल की ज़रूरत है, कितने युवा हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, कितने युवा हमारे स्पोर्ट्स में हैं। अगर ये हम एक बेसिक डेटा तैयार करके एक ठोस रणनीति बना के काम करें तो उस पर ज़्यादा हमारा मैं मानती हूँ उस पर हम बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। तो ये सारी एक्टिविटी पैरेलल चलती रहनी चाहिए। तो हमें ये जैसे जैसे हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, जिसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ही फोकस करते हैं, लेकिन हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात भूल जाते हैं। आपने बहुत सही बात बताई। तो ये हमारा इस दिशा में प्रयास रहेगा कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी करें। वो स्किलिंग देकर, उनको निगेटिव आदतों से छुड़ाकर और उनको उनकी जो भी ड्रीम्स हैं उनके लिए काउंसलिंग करके, चाहे वो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हो, चाहे उनकी करियर काउंसलिंग हो, ये लगातार युवाओं को ज़रूरत होती है। तो इस दिशा में मैं निसंदेह प्रयास करूँगी और कर भी रही हूँ इस दिशा में प्रयास। मैम, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि आप क्या मैसेज देना चाहते हो अपने हमारी जैसी युवा पीढ़ियों को? युवा पीढ़ियों का मेरा यही मैसेज होगा कि हम लोगों युवाओं में बहुत ज़्यादा एनर्जी है। और हम देखते हैं कि हमारा भारत देश सबसे ज़्यादा युवा देश है। जहाँ के मतलब बाकी जो हम यूरोपियन कंट्री की बात करते हैं वहाँ पर उनका देश एज के आधार पर वहाँ मैक्सिमम पॉपुलेशन एजड पॉपुलेशन है, लेकिन इंडिया की जो है 35 से 40 के बीच में मैक्सिमम पॉपुलेशन है। तो ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो अगर जो हमारी युवा शक्ति है वो अन्य आदतों में ना लग के एक सशक्त समाज बनाना का काम करेगी तो वो हमारे देश के लिए बहुत बढ़िया होगा। युवाओं से मेरा यही है कि आप अपना जो भी आपका एक्स्ट्रा समय है, कीमती समय है, वो आप नष्ट ना करें, इधर उधर व्यर्थ ना करें। उसको निगेटिव एनर्जी में ना लगा के उसको पॉजिटिव एनर्जी में लगाए। बी इट आपका स्किल डेवलपमेंट करें, चाहे आप स्पोर्ट्स में जाए, आर्ट, म्यूजिक, किसी में भी जाए, कोई भी फील्ड हो, आप उसमें प्रयास करेंगे तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। दूसरा, एक युवाओं के लिए एक छोटा सा जो कहावत हमारे यहाँ प्रचलित होती है कि जीवन के एक पड़ाव में आपको संघर्ष करना बहुत ज़रूरी होता है, आपको करना ही पड़ता है। अगर वो संघर्ष आप अभी यंग एज में कर लेंगे तो वो संघर्ष आपको पता नहीं चलेगा और आपकी लाइफ बहुत स्मूथली जाएगी। आप अपने जीवन को एंजॉय कर पाएंगे क्योंकि आपको लाइफ एक ही बार मिलती है। लेकिन अगर वो संघर्ष आपने अभी नहीं किया तो आपके लेटर एज में, बुढ़ापे में आपको वो संघर्ष करने को मिलता है। फिर आपका बुढ़ापा या आपका वो समय अच्छा नहीं बीतता और उससे आपके आने वाली पीढ़ी पे भी बहुत असर पड़ता है। तो ये एज जो एनर्जी हमारे पास होती है युवाओं के पास, उसको उसी समय प्रयोग कर लें, उसी समय उसको सही दिशा में ढाल लें तो ज़्यादा लाभ होता है। तो युवाओं को मैं यही संदेश दूंगी, बी हेल्दी और अपना स्किल पर काम करें, स्पोर्ट्स नहीं छोड़ें, कोई ना कोई हॉबी अपनी बना के रखें, पढ़ाई के साथ साथ अपनी हॉबी को भी परस्यू करें और एक खुशहाल जीवन जिए। तो ये थी खास बातचीत उत्तराखंड के बागेश्वर जिले की डीएम के साथ, जिनका यही कहना है उत्तराखंड बागेश्वर जिले को नशा मुक्त बनाना है। स्पोर्ट्स हो या ह्यूमन रिसोर्सेज या टूरिज्म, सबको आगे लेके जाना है। मैं हूँ संजय कुमार, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। सत्य के साथ